हमने जो पिछली वीडियो जो बनाई थी विश्व के अंदर ज्वालामुखी के टॉपिक से संबंधित शुरुआत की थी, उसका पार्ट 1 हमने कर लिया था और पार्ट 2 आज की क्लास के अंदर हम करेंगे। कल की जो पिछली जो क्लास थी हमारी, उसमें हमने यहाँ तक बातें की थी, ज्वालामुखी के ऊपर बात की थी, ज्वालामुखी क्रिया के संदर्भ में जिक्र किया था, ज्वालामुखी उद्गार के कारण कौन कौन से थे, ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ और ज्वालामुखी के अंग और ज्वालामुखी के प्रकार, यानी यहाँ तक की बातें हमने पिछली वीडियो के अंदर कर ली थी। जब भी आप सेकंड वीडियो सुने तो उससे पहले फर्स्ट जो वीडियो है उसको ज़रूर सुन ले ताकि टॉपिक पूरा समझ में आ जाए। फिर भी मैं संक्षिप्त में जो पिछली वीडियो के अंदर बातें थी उनको 2-4 मिनट में जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं उनके ऊपर दोहरान आपके साथ में करना चाहूँगा। यहाँ पे जो सबसे पहले हमने बात की थी कि ज्वालामुखी किसको कहते हैं, जो गर्म तप्त पदार्थ भूगर्भ से बाहर जो आता है उसको हमने कहा था ज्वालामुखी। और ज्वालामुखी क्रिया के अंदर हमने सिर्फ इतनी बातें की थी कि मैग्मा की उत्पत्ति से लेकर के उसके धरातल के अंदर और बाहर तक जमा होने तक की संपूर्ण जो क्रियाएं थी वो सारी की सारी ज्वालामुखी क्रिया के अंदर थी। नेक्स्ट इसके अंदर जो हमने बातें की थी कि भाई उत्पत्ति के कारण क्या क्या हैं, तो उसमें बताया कि हमने कि मैग्मा की उत्पत्ति होना और फिर मैग्मा का ऊपर उठना, दूसरी बात आपने ये की। फिर आपने ये कहा कि ऊपरी जो दबाव है वो कम होगा और प्लेटों का इस प्रकार से अगर मूवमेंट होगा तो ये गर्म तप्त पदार्थ है वो बाहर आ जाएगा इस प्रकार से। फिर नेक्स्ट इसके अंदर हमने पार्ट में बातें की थी कि ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ कौन कौन से हैं, उसके ऊपर हमने बातें की थी। तो ज्वालामुखी से निकलने वाले जो पदार्थ हैं उनमें 4 प्रकार की चीज़ें हमने की थी। 4 प्रकार की चीज़ों के अंदर एक तो किया कि जलवाष्प की बात की, जो 60 से 90%, एक बात आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात आपने देखा था कि जलवाष्प के अलावा अन्य जो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और CO2 जो सल्फर डाइऑक्साइड है, ये सारी गैसें निकलती हैं। तीसरा जो आपने इसमें बिंदु किया था विखंडित पदार्थ, विखंडित पदार्थों के संदर्भ में आपको 4-5 बातें याद रखनी है। एक तो जो बहुत ही महीन कण होते हैं उसको बोलेंगे टफ, धूल और राख के समान होंगे उनको कहते हैं पायरोक्लास्टिक। फिर हमने देखा था कि मटर के जो दाने के समान थे उनको हमने बोल दिया था लेपिली, और जो चने के दाने के समान थे उनको हमने बोला था स्कोरिया। बड़े बड़े थे उनको बोल दिया बम, और 3 कूंट वाले जो थे, एक त्रिकोणाकार जो थे, उनको हमने कहा था ब्रेसिया। और जब ज्वालामुखी क्षेत्रों के अंदर इस प्रकार से पंख के रूप में प्रवाह हो जाता है तो उसको हमने लहर कहा था। ये भी बताया था कि जो लेपीज होती है वो ज्वालामुखी से संबंधित नहीं होती है, वो कारस्थ क्षेत्रों से यानी भूमिगत जल से संबंधित होती है। तो ये बातें यहाँ से संबंधित यानी ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थों के ऊपर बात की थी। इसके अंदर एक चीज जो और आएगी वो हमने किया कि शंकु लावा के ऊपर बात की थी। और लावा के अंदर हमने कहा था कि 2 प्रकार के लावा होंगे, एक अम्लीय लावा होगा और एक शंकु लावा होगा। अम्लीय जो लावा होता है उसके अंदर एक तो आप देखेंगे सिलिका की मात्रा, एक गाढ़ेपन की मात्रा और एक गलनांक की मात्रा। कुछ भी नहीं याद रखना, सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर मैं सरल शब्दों के अंदर कहूँ तो सिर्फ आप ये कह सकते हो जैसे ही आपके दिमाग में अम्लीय लावा आए, इसका मतलब उसमें सारी चीज़ें ज़्यादा हैं, सिलिका की मात्रा भी ज़्यादा है, गाढ़ेपन की मात्रा भी ज़्यादा है, गलनांक की मात्रा भी, गलनांक बिंदु भी अधिक है, और उसकी आकृति भी इस प्रकार से उनतोदर है, उसकी आकृति भी उनतोदर है। इसका मतलब बाकी जो बेसिक या जो क्षारीय लावा है वो जस्ट इसके विपरीत हो जाएगा। तो ये 3 या 4 बातें हम इसके संदर्भ में याद रखेंगे। नेक्स्ट जो बिंदु हमने किया था वो ज्वालामुखी के अंग से संबंधित। यहाँ हमारा एक ही प्रश्न बनता है और वो मुख्यतः आपको ध्यान रखना है कि ज्वालामुखी के ऊपरी भाग में जो इसका मुख है उसको कहते हैं क्रेटर, और क्रेटर होता है कीप के आकार का, जो ज्वालामुखी के विस्तार के साथ साथ में उसमें वृद्धि हो जाएगी। तो 3 बिंदु इसके संदर्भ में आपको याद रखनी। नेक्स्ट जो हमने बातें की थी कि ज्वालामुखी के प्रकार, प्रकार के अंदर हमने कहा था कि सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, यहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस पार्ट के अंदर आपने कहा था कि एक तो हमने बात की सक्रियता के आधार पे और दूसरा उद्गार के आधार पे। तो यहाँ पर सक्रियता के आधार पे 3 भागों के अंदर हमने बांटा था, एक सक्रिय ज्वालामुखी, प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी। सक्रिय जो निरंतर क्रियाशील रहते हैं या जिनसे निरंतर उद्गार होता है वो सक्रिय हैं, और एक बार होने के बाद में भविष्य में दोबारा भी वहाँ पे लंबे समय के बाद में जब उद्गार होता है तो उसको हमने कहा था प्रक्षुब्ध।
और एक बार उद्गार हुआ लेकिन भविष्य में किसी उद्गार की संभावना नहीं थी, उसको हमने कहा शांत ज्वालामुखी, अमृत ज्वालामुखी। नेक्स्ट जो हमने यहाँ पे दरारी उद्भेदन के आधार पे, उद्गार के आधार पे हमने बात की थी, तो दो भागों में बांट दिया, एक तो केंद्रीय उद्भेदन वाले और दूसरे दरारी उद्भेदन वाले। इसके अंदर हम सिर्फ शॉर्ट में ट्रिक के ऊपर ही बात करेंगे, बाकी तो कल हमने डिटेल में बातें की थी पिछले वीडियो के अंदर कि सक्रियता के आधार पर एक ही सूत्र हमें याद रखना है और सारे के सारे ज्वालामुखी आ जाएंगे याद। यहाँ आपको सिर्फ दो बातें याद रखनी कि एक तो वो ज्वालामुखी है कहाँ पे, और दूसरा यानी किस राष्ट्र से संबंधित है, वो सक्रिय है या प्रसुप्त है या शांत है, इस प्रकार से। तो सक्रिय के लिए हमने बात की थी कि अरे मोना बेर्न ओ जल पीले एक्स्ट्रा कोनी, इससे सारे के सारे आपके जितने भी ज्वालामुखी हैं उनके नाम आप देख लेंगे। नेक्स्ट जो हमने प्रसुप्त के अंदर की थी, तो उसके अंदर आपने किया था प्रसव नाविक क्रो फ्यूज उड़ गया। इसका मतलब ये सारे के सारे, चाहे वो नारकोंडम की बात करें, विसुवियस की बात करें, क्राकोटोवा की बात करें, फ्यूजियामा जो जापान का था उनकी बात करें, ये सारे के सारे प्रसुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। नेक्स्ट इस वीडियो के अंदर जो हमने बात की थी कि जो शांत ज्वालामुखी होते हैं, तो शांत ज्वालामुखी के अंदर आप सिर्फ इतना याद रखें कि ए चिंकी पापा कह दे, इसका मतलब ये सारे के सारे जो ज्वालामुखी हैं वो शांत प्रवृत्ति के हैं। आगे इस वीडियो के अंदर हमने जो बातें की थी, ये सामान्य जो डाटा है कि सक्रिय ज्वालामुखी सबसे अधिक ऊंचाई के ऊपर, वो देख लेना। केंद्रीय उद्भेदन के आधार पर हमने यहाँ से एक चित्र किया था कि सबसे अधिक विनाशकारी कौन सा है। तो दो भागों के अंदर हमने बात की थी कि केंद्र जो उद्गार के आधार पे, एक तो केंद्रीय उद्गार वाले थे और दूसरे दरारी उद्भेदन वाले। तो केंद्रीय उद्गार के अंदर सबसे जो खतरनाक है वो आपका पिलियन तुल्य है, और सबसे शांत प्रवृत्ति का है वो आपका हवायन तुल्य है। प्लेनी महोदय ने विसुवियस ज्वालामुखी है उसका अध्ययन किया था, एक बात आपको ये ध्यान रख लेनी है। नेक्स्ट दरारी उद्भेदन के हमने 3 एग्जाम्पल किए थे कि दरारी उद्भेदन मुख्यतः क्रिटेशियस युग के अंदर हुआ था, और उसके 3 एग्जाम्पल आपको याद रखने। एक तो दक्कन का लावा पठार जो भारत से संबंधित है, कोलंबिया और स्नेक नदी का पठार यूएसए से संबंधित है। तो इतनी बातें हमने संक्षिप्त के अंदर की थी। अब इस टॉपिक के अंदर जो आगे की बात है वो हम ये देखेंगे कि ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृतियां, यहां से भी बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं। ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृतियों को हम दो भागों के अंदर बांटेंगे। दो भाग का मतलब हो गया कि एक तो जमीन के ऊपर की जो स्थलाकृतियां होंगी यानी, और दूसरी जो नीचे के भूगर्भ के नीचे के या धरातल के जो नीचे के अंदर जो स्थलाकृतियां बनेगी वो आएंगी। तो यहां पे दो भागों में बांटा है, एक तो बाहरी स्थलाकृतियां, दूसरी हमने लिखा है आंतरिक स्थलाकृतियां, या प्लूटोनिक कह दीजिए, पातालीय कह दीजिए, मध्यवर्ती भाग के अंदर आती हैं। दो भागों के अंदर डिफाइन कर दिया, यानी एक तो आप यूं कह सकते हो जो सरफेस सतह है उसके ऊपर की होगी, और दूसरी सरफेस यानी धरातल के नीचे की स्थलाकृतियां होगी। वो मध्यवर्ती भाग में भी हो सकती हैं और वो बहुत अधिक गहराई के अंदर भी हो सकती हैं। यहां पर जो बाहरी स्थलाकृति हैं उनको फिर दो भागों में बांटेंगे। दो भागों में बांटने का मतलब है कि बाहर जो स्थलाकृतियां आएंगी वो या तो इस प्रकार से ऊपर उठे हुए भाग हो सकते हैं, या उनके अंदर आप देखते हो कि जैसे ये भाग है शंकु का, जो ऊपरी मुख आपने देखा कि इस प्रकार से नीचा धंसा हुआ भाग है जिसको आप क्रेटर कहते हैं, तो ये नीचे धंसे हुए भाग भी हो सकते हैं। तो बाहरी स्थलाकृतियों को दो भागों में आप बांटेंगे, ऊपर उठे भाग, नीचे धंसे भाग। अब यहां से सवाल आपके सामने कैसा हो सकता है, आपके सामने सवाल इस प्रकार से हो सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति बाह्य स्थलाकृति है। उन्होंने दिया क्रेटर की बात कर ली, काल्डेरा, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति बाह्य स्थलाकृति नहीं है। ए ऑप्शन में दे रखा है क्रेटर, बी में दे दिया जैसे काल्डेरा, सी के अंदर उन्होंने बात कर ली ज्वाला शंकु, ज्वालामुखी शंकु, और डी में दे दिया उन्होंने लेपोलिथ। इसका मतलब लेपोलिथ जो आप देखोगे कि वो अलग प्रकार की संरचना होगी। यहां बाह्य स्थलाकृतियों को हम दो भागों में बांटेंगे, एक तो ऊपर उठे भाग, दूसरे नीचे धंसे भाग। फिर जो आप देखेंगे कि ऊपर उठे हुए भागों को भी हम तीन भागों के अंदर डिवाइड करेंगे। ऊपर उठे हुए जो भाग हैं उनको हमने तीन भागों में बांट दिया। एक ज्वालामुखी शंकु आ गए, दूसरी बात देखेंगे लावा गुबंद की बात करेंगे, और तीसरा ज्वालामुखी ग्रीवा या डाल।
आपसे कोई ऐसा प्रश्न तो नहीं पूछेगा कि ऊपर उठे हुए भागों को कितने भागों में बांटेंगे, लेकिन अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हमने कह दिया कि जो भाग सतह से ऊपर उठे हुए हैं उनको हमने 3 भागों में डिवाइड कर लिया। एक तो शंकु के रूप में आगे, दूसरा गोबंद के रूप में आगे, और तीसरा ग्रीवा या डाट के रूप में आगे। दूसरा हम देखेंगे कि नीचे धसे हुए भाग हैं उनको 2 भागों में बांटेंगे। एक आपका नाम आएगा क्रेटर और दूसरा हमने नाम लिख दिया कालडेरा। इस चार्ट के अंदर तीसरी जो चीज दिखा रखी है वो ये दिखा रखी है कि ये तो हो गए बाहरी स्थलाकृतियों की जो अभी हमने बात की, और यहाँ पे लिखे हैं कि आंतरिक स्थलाकृतियां जिनके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ नाम लिखे गए हैं। बैथोलिक की बात करेंगे, लेकोलिथ की बात करेंगे, फैकोलिथ की बात करेंगे, सिल की बात कर लेंगे, डाइक की बात कर लेंगे। इनसे संबंधित बहुत बार पेपर के अंदर सवाल पूछे जाते हैं। आंतरिक जो स्थलाकृतियां, अब इस स्लाइड से आगे हम देखते हैं। अभी जो हमने बाहरी जो स्थलाकृतियां लिखी थी उसमें ऊपर उठे हुए जो भाग थे उसमें 3 बिंदु लिखे थे। तो पहला बिंदु जो ज्वालामुखी जो शंकु है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। शंकु के यहाँ पे कई प्रकार दिए गए हैं। शंकु के प्रकार के अंदर आप देखेंगे सिंडर शंकु लिखा है, कंपोजिट शंकु लिखा है, अम्लीय शंकु की बात की, पेठिक शंकु और प्रपोषित शंकु। आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि शंकुओं को कितने भागों में बांटा गया है, लेकिन सवाल किस प्रकार से यहां से पूछे जाएंगे। यानी ये एक शंकु की आकृति आप देख रहे हो कि भाई ज्वालामुखी से उद्गार हुआ तो एक इस प्रकार का जो शंकु बना है। अब इस शंकु से लावा गाढ़ा भी हो सकता है, पतला हो सकता है, राख या धूल के सीधे कण सूखे हो सकते हैं। तो कैसे आकृति बनेगी उसके आधार पे हमने बात की है कि उससे क्या मटेरियल निकल रहा है। सबसे पहले लिखा है सिंडर शंकु। इस शंकु से संबंधित जो सवाल होगा वो हमारे सामने ऐसा होगा कि भी किस प्रकार के शंकु में शुष्क पदार्थों का योगदान रहता है। यानी ज्वालामुखी के जो शंकु बने हैं, इस शंकु के दौरान कल हम बात कर रहे थे कि ज्वालामुखी से जो उद्गार होगा उसमें जलवाष्प निकलेगी, गैसें निकलेंगी, विभिन्न प्रकार के विखंडित पदार्थ निकलेंगे, लावा की मात्रा होगी। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जब राख और धूल के कण या कंकड़ पत्थर जब बाहर निकलते हैं और शुष्कता का योगदान होता है, यानी उसमें लिक्विड पदार्थ नहीं होते हैं, उस स्थिति के अंदर जो शंकु बनेगा उस शंकु को बोलते हैं सिंडर शंकु। प्रश्न आपके सामने यहां से यह बनेगा कि किस प्रकार के शंकु में शुष्क पदार्थों का योगदान होता है। तो किस प्रकार का आ जाएगा, उत्तर आपका होगा सिंडर शंकु। नेक्स्ट इसमें जो बात की गई है कंपोजिट शंकु। जितने भी प्रकार के जो शंकुओं का हमने जिक्र किया है उसमें सबसे विस्तृत आकार का जो शंकु बनेगा वो कौन सा है, कंपोजिट शंकु। प्रश्न बनता है कि सबसे विस्तृत आकार का शंकु कौन सा है, तो उत्तर आपका आ जाएगा कंपोजिट शंकु। उदाहरण दे दिया फ्यूजियामा जापान। प्रश्न ये भी हो सकता है फ्यूजियामा जापान किस प्रकार के शंकु का उदाहरण है। तो फ्यूजियामा जापान कंपोजिट शंकु का उदाहरण है, क्योंकि आपके सामने नाम ऐसे आएंगे सिंडर शंकु का है, अम्लीय शंकु का है, पेठिक शंकु का है या कंपोजिट शंकु का है। तो हमारा उत्तर होगा फ्यूजियामा जापान जो है वो कंपोजिट शंकु का है। यानी यहां से कंपोजिट शंकु के आपको 2 ही सवाल याद रखने, एक तो सबसे विस्तृत आकार का और दूसरा फ्यूजियामा। नेक्स्ट जो शंकु के ऊपर बात की हमने अम्लीय शंकु और पेठिक शंकु। ये सेम वही बात है जो कल जो पिछली जो क्लास के अंदर हमने बात की थी। पिछली क्लास के अंदर ये बात की थी कि भाई अम्लीय शंकु होगा, उसके अंदर सिलिका की मात्रा अधिक होती है, उसमें गाढ़ापन ज्यादा होगा, इसलिए जो शंकु बनता है वो उन्तोदर आकृति के अंदर बनेगा। तो यहां पर यही सेम बातें लिखी हैं कि सिलिका की मात्रा अधिक होगी, इसका आकृति या ढाल उन्तोदर होगा। उदाहरण के तौर पे एक दे दिया स्ट्राम्बोली। प्रश्न ये बन गया स्ट्राम्बोली किस प्रकार का उदाहरण है, बेसिक शंकु का है या अम्लीय शंकु का है या कंपोजिट शंकु का है या सिंडर शंकु का है। तो स्ट्राम्बोली आपका एग्जाम्पल आप कहोगे कि अम्लीय शंकु का है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पेठिक शंकु,
इसमें सिलिका की मात्रा जस्ट इसका उल्टा होगा, कुछ भी याद नहीं रखना। जो कल पिछले क्लास में जो आपने बातें की थी सेम वही बातें। सिलिका की मात्रा कम हो गई, ढाल नतोद्र हो गया। और हवायन तुल्य, ये एग्जाम्पल आपसे बहुत बार पूछा जा सकता है, पूछा भी गया पेपर में और आगे भी पूछा जा सकता है कि हवायन तुल्य ज्वालामुखी किस प्रकार का उदाहरण है, तो आप कहेंगे कि पेठिक शंकु का उदाहरण है। और लास्ट में लिख दिया प्रपोषित शंकु। यहां आप देखोगे कि प्रपोषित शंकु, ये मुख्य जो शंकु था, उस शंकु के ऊपर इस प्रकार से दूसरे और शंकु सब यहां से आकर के इस प्रकार से शंकुओं का निर्माण हुआ है। तो एक ही शंकु के ऊपर दूसरे शंकु जब निर्मित होते हैं तो उसको बोलते हैं प्रपोषित शंकु। और इसका उदाहरण है कोटोपेक्सी। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है या पूछा भी गया है कि विश्व का सबसे बड़ा गौण शंकु कह दीजिए या प्रपोषित शंकु कह दीजिए, एक ही बात है। तो कौन सा होगा? कोटोपेक्सी। तो बाह्य स्थलाकृतियों के अंदर यहां आपको 4 या 5 सवाल याद रखने हैं, ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। 4 या 5 सवाल कैसे हो गए कि अभी आपने देखा कि बाह्य स्थलाकृतियों को 3 भागों में हमने बांटा था कि ऊपर उठे हुए भाग जो थे उसको, बाह्य स्थलाकृतियों को 2 भागों में, ऊपर उठे भाग और नीचे धसे भाग। ऊपर उठे भागों के अंदर आपने देखा कि ज्वालामुखी शंकु, अभी जो हमने बातें की हैं वो ज्वालामुखी शंकु से संबंधित की थी। और शंकु में सिंडर शंकु, इसका मतलब आपको एक शब्द याद रखना है, इसमें शुष्क पदार्थों का योगदान होगा। कंपोजिट शंकु सबसे विस्तृत आकार का होगा, उदाहरण आप याद रखेंगे फ्यूजियामा, जापान। अम्लीय शंकु सिलिका की, इन दोनों में एक याद रखते हैं तो मेरे विचार से गलती होने की कम संभावना होगी। अन्यथा हम क्या होते हैं कि यहां से दोनों पढ़ के जाते हैं, अम्लीय शंकु की विशेषताएं और पेठिक शंकु की विशेषताएं, और वहां पेपर में जाते जाते उल्ट पुल्ट हो जाते हैं। इसलिए आप जो आपको ठीक लगे उस एक को याद रख लेना, चाहे तो अम्लीय शंकु की विशेषताएं याद रखना, चाहिए पेठिक शंकु की। जो हमने पीछे भी बात की थी कि जब ज्वालामुखी से विखंडित जो पदार्थ थे उसमें लावा की जो बातें की थी, ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ, तो हमने वहां पे अम्लीय शंकु और पेठिक शंकु के ऊपर डिटेल में बात की थी। सेम वही है, एक को आप याद रखना कि अम्लीय जो शंकु होता है इसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है, गाढ़ेपन की मात्रा अधिक होती है, और इसकी आकृति जो होती है वो उन्तोदर होती है। और उदाहरण आपने दे दिया स्ट्रोम्बोली। पेठिक शंकु जस्ट इसके उल्टी विशेषताएं होंगी, सिर्फ एग्जाम्पल याद रखना है, हवायन तुल्य। और सबसे विस्तृत गौण शंकु की बात करें या सबसे बड़ा जो गौण शंकु, ऊंचा जो गौण शंकु है उसकी बात करते हो, या प्रपोषित शंकु की बात करते हो, तो उदाहरण आपके सामने आएगा कोटोपेक्सी। बहुत बार पूछा है और आगे भी पूछा जा सकता है। तो ये तो हमने शंकुओं से संबंधित बात कर ली। अब बाह्य जो स्थलाकृतियां हैं उसमें दूसरी जो हमने ऊपर उठे हुए भाग हैं उनमें लावा गुबंद की बात करें। इसमें कोई विशेष प्रश्न नहीं बनता है लावा गुबंद से संबंधित, ये शंकु से थोड़ा विस्तृत होता है, उसको हमने लावा गुबंद के नाम से इंगित कर रखा है। बाह्य स्थलाकृतियों के अंदर ऊपर उठे हुए जो भाग हमने किए थे उसमें तीसरा आएगा ज्वालामुखी ग्रीवा या डाट। इससे संबंधित भी आप ये देख रहे हो कि ये ज्वालामुखी है और इसका बीच का भाग जो नली की हमने बात की थी, इस प्रकार से ये पाइप है, और इस पाइप में ऐसे ऐसे त्रिकोणाकार जो आपने कहा था जो ब्रेसिया हैं वो अगर जमा हो जाते हैं तो उसको डायट्रेम कहते हैं। तो यहाँ पे आपको ज्वालामुखी ग्रीवा से संबंधित ये प्रश्न बनेगा कि डायट्रेम क्या है। तो ये ज्वालामुखी की नली कह दीजिए, गर्दन कह दीजिए, उसके अंदर जो 3 कोण वाले कंकड़ पत्थर की जो बात कर रहे थे जिसको हमने ब्रेसिया कहा था, ज्वालामुखी ग्रीवा के अंदर ब्रेसिया के जमा होने से निर्मित जो आकृति बनती है उसको क्या कहेंगे? डायट्रेम। कई बार प्रश्न पूछा गया है और इसका उदाहरण हम याद रखेंगे सिप्रोक यूएस। तो यहां बाह्य स्थलाकृतियों के अंदर शंकु से संबंधित 4 या 5 सवाल बनेंगे। लावा से संबंधित, लावा गुबंद से संबंधित कोई विशेष प्रश्न नहीं बनेगा, लेकिन ज्वालामुखी ग्रीवा से संबंधित या डाट से संबंधित
आपसे कोई ये तो नहीं पूछेगा कि ज्वालामुखी गिरवा किसको कहते हैं या डाट किसको कहते हैं, लेकिन ये जरूर पूछा जा सकता है कि ज्वालामुखी की गिरवा के अंदर जब ब्रेस या जमा होते हैं तो उसे कहते हैं। तो आपका उत्तर होगा डायट्रेम। और प्रश्न पूछ लिया कि डायट्रेम का उदाहरण कहाँ पे देखने को मिलता है, तो ये भी बहुत बार पूछा गया है। सिप्रोक यूएसए का उदाहरण। अगली जो हमने स्थलाकृतियां लिखी थी कि बाहरी जो स्थलाकृतियां हैं उनको दो भागों में हमने डिवाइड किया था। अभी एक तो ऊपर उठे हुए भाग करके आए हैं और दूसरा हम कर रहे हैं नीचे धसे भाग। तो नीचे धसे भाग के अंदर दो चीजें होंगी। मूलतः तो एक की बात करते हैं कि ज्वालामुखी जो इस प्रकार से जो शंकु बढ़ रहा है, और आपने देखा कि इस ज्वालामुखी के शंकु का जो मुख था उसको हमने कहा था क्रेटर। ज्वालामुखी के छिद्र के ऊपर स्थित कीप आकार का जो गर्त है उसको क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। और विश्व का सर्वोच्च क्रोटर कोटोपेक्सी का है। यहां नीचे धसे भागों के अंदर क्रेटर आएगा नाम, और क्रेटर के अंदर जब विस्फोट हो जाता है, यानी ये ज्वालामुखी जो शंकु था इसमें पुनः यदि विस्फोट होता है तो क्रेटर का साइज बड़ा हो जाएगा, और इस विस्तृत आकार वाले जो क्रेटर इस प्रकार से बन गया उसी को क्या नाम दे दिया? काल्डेरा। नीचे लिखा है, प्रश्न पूछा जाता है क्रेटर में विस्फोट से किसका निर्माण होगा? तो आपका उत्तर आएगा काल्डेरा। उदाहरण लिखा है लेक टोबा। लेक मतलब झील हो गई। लेक टोबा सुमात्रा द्वीप जो इंडोनेशिया के अंदर स्थित है, वहां पर लेक टोबा का उदाहरण आपको देखने को मिलेगा। अभी जो हमने बाह्य स्थलाकृतियां की, यानी ज्वालामुखी से मिलने वाली जो स्थलाकृतियां थी उसको दो भागों के अंदर हमने बांटा था। ज्वालामुखी से निर्मित स्थलाकृतियों को दो भागों में, एक तो बाह्य स्थलाकृतियां, दूसरी हमारी जो स्थलाकृतियां होंगी वो आंतरिक स्थलाकृतियां। अब जो हम चर्चा करेंगे वो आंतरिक स्थलाकृतियों के ऊपर की जाएगी। आंतरिक स्थलाकृतियों से संबंधित है। यहां से बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं। आप चाहे राजस्थान के संदर्भ में स्कूल लेक्चरर की बात करें, कॉलेज लेक्चरर की बात करें, या यूजीसी नेट जेआरएफ की बात करें, या अन्य किसी पीसीएस की अगर बात करते हैं, तो यहाँ से बहुत बार सवाल हमारे सामने देखने को मिलते हैं, और बहुत ही आसान से सवाल हैं जिनमें आंतरिक भाग के अंदर, जो मध्यवर्ती भागों के अंदर खासतौर से ये स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। अब इनसे संबंधित पहले इस डायग्राम के ऊपर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, फिर उसके बाद में सरल शब्दों के अंदर भी हम इसको बात कर लें। आप देख रहे हो कि यहां पे गुबंद की बात की गई है, यानी ये इस प्रकार से सबसे विस्तृत आकार का और गहराई में जो गुबंद जो नुमा जो आकृति आप देख रहे हो, उस आकृति को बोलते हैं बैथोलिक। यानी इनमें सब में जो आकृतियां आप देखिए उनमें समस्त में, यानी गहराई के आधार पे और सबसे विस्तृत आकार का जो गोबंद नुमा जो आकृति बन रही है उसको बोलते हैं बैथोलिक। बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि अधिक गहराई के ऊपर और गोबंद नुमा आकृति को कहेंगे, तो आपका उत्तर हो जाएगा बैथोलिक। दूसरा, एक यहां पे गुबंद नुमा आकृति और है लेकोलिथ के अंदर। लेकोलिथ के अंदर भी गुबंद नुमा आकृति है, लेकिन इसमें हमें ध्यान ये रखना है कि ये परतदार चट्टानों के बीच में जब गुबंद नुमा आकृति बनती है तो उसको कहते हैं लेकोलिथ। एक शब्द और आएगा इसी से मिलता जुलता, ये तो लेकोलिथ था जिसको लेप्पो बोलते हैं। आम मारवाड़ी भाषा के अंदर जी हाँ घरा में गारो लगाए कर लेप्पो लगा, इस प्रकार की यानी कटोरे नुमा या तस्त्री नुमा या गर्त नुमा जो आकृति होती है उसको बोलते हैं लेपोलिथ। यहां पे आप यूं कह दीजिए कहीं पर ऐसी आकृति के अंदर जो इसमें
दिखा नहीं रखी चित्र के अंदर, मैं बताता हूं कि अगर इस संरचना के अंदर अगर वो जमा होती है, कटोरी नुमा जो आकृति के अंदर ऐसे अगर जमा हो गया तो उसको हमने कह दिया लेपोलिथ। कटोरी नुमा या तस्त्री नुमा आकृति के अंदर जब जमाव होंगे तो उसको लेपोलिथ कहेंगे। फिर उसके बाद में एक होती है डाइक, एक होती है सिल। डाइक देसी भाषा में तो मैं ये कह करूं दादारी जी की डांग हुए नहीं बा कमरे में कनी कूट में खड़ी रहे। इसका मतलब जो खड़ी जो आकृतियां आपको दिखेंगी, ये देखो इस प्रकार से जब लंबवत रूप से मैग्मा का जमाव होता है तो उसको हम कहते हैं डाइक। और दूसरी बच गई क्षैतिज रूप से जब मैग्मा का जमाव होगा तो उसको बोलेंगे सिल। ये लंबवत रूप से जैसे यहां पे दिखा दिया ये डाइक है, और जब क्षैतिज रूप से आप देख रहे हो तो इसको सिल बोल दिया। तो अब पांचों शब्दों को मैं आपको यहां पे पुनः अगर बात करना चाहूं तो आप इस प्रकार से याद रख सकते हो कि विस्तृत गुंबद नुमा आकृति होगी उसको बोल दिया बैथोलिक, यानी गहराई के अंदर है और गुंबद नुमा विस्तृत आकृति है तो उसको बोल दिया बैथोलिक। परतदार चट्टानों के बीच में इस प्रकार से गुंबद नुमा आकृति आती है तो उसको बोल दिया लेपोलिथ, जो यहां पे लिखा है। न्यूनतम गहराई पर एक शब्द ये याद रखना है, और दूसरा हमने लिख दिया परतदार चट्टानों के बीच में गुंबद नुमा आकृति होगी तो उसको। फिर तीसरी जो बात करेंगे फैकोलिथ के बारे में, इस डायग्राम में नहीं दिखा रखा है। जब अपनतियों और अभिनतियों में जमा हो गए, अपनतियों का मतलब होता है इस प्रकार से जब चट्टानों के अंदर लहरदार मोड़ पड़ते हैं ना, और उसका जो ऊपरी भाग होता है उसको अपनति कहते हैं, नीचे वाला जो भाग होता है उसको अभिनति कहते हैं। तो आप यूं कह सकते हो कि बहुत ही आसान से शब्दों के अंदर याद रखें कि जो क्योंकि धरातल के आंतरिक भाग में तब तक हम उसको मैग्मा कहते हैं। जैसे आपने इस प्रकार से फेंका, और फेंका तो वो यहां पर भी जमा हो सकता है, यानी अपनति पर भी जमा हो सकता है और अभिनति के ऊपर भी जमा हो सकता है। ऐसी जो स्थलाकृति बनेगी उसको बोलेंगे फैकोलिथ। फैकोलिथ। और अगला जो शब्द आप यूं कह सकते हो, फैकोलिथ यहां पे लिखा है ज्वालामुखी निर्मित लहरदार आकृति। ये भी सवाल पूछा जाता है। अब आप देख रहे हो कि ये एक लहर के रूप में बन रहा है, इस प्रकार से लहरदार जो आकृति बनेगी उसको क्या बोलेंगे? फैकोलिथ बोलेंगे। या यहां पे लिख दिया अपनतियों और अभिनतियों में मैग्मा का जमाव होता है तो उसे कैसे कहेंगे? तो यानी फैकोलिथ से संबंधित आपके सामने दो प्रश्न बनेंगे। आप सीधा याद रखिए कि जैसे मैग्मा को ऐसे फेंक दिया तो वो या तो अपनति में जमा होगा या फिर वो अभिनति में जमा होगा। और दादाली डांग खड़ी रहेगी, इसका मतलब जब लंबवत रूप में जमा होगा मैग्मा इस प्रकार से तो उसको हम बोलेंगे डाइक। लंबवत रूप में जमा हो गया तो उसको क्या बोल दिया? डाइक। और जब क्षैतिज रूप में अगर मैग्मा इस प्रकार से अगर जमा होता है जैसे यहां पे दिखा रखा है तो उसको बोल दिया सिल। एक नाम आपके सामने और आ गया कि लेपो। मैंने बताया था इस प्रकार से याद रख लेना कि लेपो यानी कटोरी सदृश्य, गर्त सदृश्य, तस्त्रीनुमा आप कह सकते हैं, लेपोलिथ। प्रश्न आता है कटोरी सदृश्य मैग्मा का जमाव जब पृथ्वी के आंतरिक भाग में होता है तो उसको कहते हैं लेपोलिथ। आकृति लिख दिया तस्त्रीनुमा, या उसके सदृश्य आकृति होगी, या कटोरी सदृश्य आकृति होगी। सिल लिख दिया मैग्मा का क्षैतिज जमाव, और मैग्मा लिख दिया लंबवत जमाव। तो बहुत आसान से है, लेकिन दो तीन शब्द आपको परेशान करेंगे। दो तीन शब्द परेशानी का मतलब कौन से शब्द परेशान करेंगे आपको? एक तो तीन ये एक ही एक जैसे हैं। एक तो आप देखेंगे लेपोलिथ, एक आप देखेंगे लेपोलिथ, और एक आप देखेंगे फैकोलिथ, और एक आप देखेंगे बैथोलिक। तो इसमें
लेकोलिथ भी गुबंद है और बैथोलिक भी गुबंद है। ये ज्यादा गहराई के ऊपर है बैथोलिक तो, और विस्तृत आकार का है। लेकोलिथ है वो कम गहराई के ऊपर है और परतदार चट्टानों के बीच में है, यानी कम गहराई पर और परतदार चट्टान। लेकोआई इसका मतलब आपने कह दिया, सिर्फ इतना ही शब्द याद रखना है, यानी कटोरी सदृश से या गर्त सदृश से आकृति के अंदर जमा हुआ। फेको इसका मतलब आपने ये ऐसे बनाया, ये एक लहर बन गई, इसलिए इसको लहरदार भी बोलते हैं। या अपनति के ऊपर जमा हो गया और यहां अभिनति में जमा हो गया, तो अपनतियों और अभिनतियों में जब मैग्मा का जमाव होगा तो उसको फेकोलिथ बोल दें। और सिल और डाइक में कोई चक्कर पड़ेगा नहीं। डांग इस प्रकार से लंबवत रूप में होगी तो उसको आपने डाइक बोल दिया, और क्षैतिज रूप से जब जमा होगा तो उसको आपने सिल बोल दिया। तो ये 5-6 शब्द हैं, ये पृथ्वी के आंतरिक भाग के कर रहे हैं, यानी आप जिस सरफेस के ऊपर खड़े हो, आप यूं मान लिए उसके नीचे अंदर जो हमें दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन इस प्रकार की स्ट्रक्चर, क्योंकि भूमि के अंदर जो खाली भाग होता है वहां पर कहीं ना कहीं मैग्मा जब जमा होगा तो ये आकृतियां बनेगी। बार बार यहां से सवाल आते हैं, मेरे विचार से बहुत आसान से सवाल है ये। फिर जब ज्वालामुखी क्रियाएं पूर्ण हो गई, उसके बाद में गौण स्वरूप के तौर पे, यानी अभी जो हम पीछे जो बात करके आए थे वो सिर्फ ज्वालामुखी से बनने वाली स्थलाकृतियों की बात की थी। स्थलाकृति एक तो बाहरी भाग के अंदर बन रही थी, एक आंतरिक भाग के अंदर बन रही थी। अब यहां पर जो नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं कि वो ज्वालामुखी से निर्मित गौण पदार्थों की बात करेंगे, यानी ज्वालामुखी आकर के खत्म हो गए, उसके बाद में गौण पदार्थों से संबंधित 2-4 प्रश्न बनते हैं, कोई विशेष बड़े प्रश्न नहीं बनेंगे, लेकिन 2-3 चीजें याद रखनी है। एक तो गेसर से संबंधित, गेसर या गेजर से संबंधित प्रश्न बनता है, और दूसरा अगर आप यहां पे देखेंगे तो दुहारे या धूम छिद्र से संबंधित या सोलह तारा से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। गेसर बहुत ही सरल शब्दों के अंदर अगर मैं बात कहूं तो आप यूं कह सकते हो कि जो जलवाष्प जो थी, यानी उस प्रकार से उछलता हुआ जल जब ज्वालामुखी आने के बाद में जब धरातल से बाहर आता रहता है, और वो निरंतर नहीं होगा, सह विराम यानी विराम सहित रुक रुक के, कुछ आप यूं कहते हो कुछ समय आ गया पानी गर्म, फिर रुक गया, फिर कुछ समय बाहर आया, उछलते हुए पानी इस प्रकार से जब बाहर आता है तो उसको हम बोलते हैं गैजर। और धुआरे का मतलब है कि जब उसके बाद में हमें वहां से धुआं उठता है, ये आप देख रहे हो कि इस प्रकार से गर्म जल जो है वो बाहर आ रहा है, लेकिन ये निरंतर नहीं आ रहा। गेसर से जो आ रहा है वो सह विराम है, विराम सहित है। सह विराम गर्म जल यानी उछलते हुए इस प्रकार से अगर बाहर आता है तो उसको हम कहते हैं गेसर या गेजर। यहां पे लिखा होगा सह विराम गर्म जल। कई बार पेपर के अंदर आप ध्यान रखना कि आपको गेजर से संबंधित बहुत साधारण सी बातें वो दे रहा है कि ये एक ज्वालामुखी से संबंधित गौण क्रिया है, तो बात ठीक है। दूसरा शब्द उसने क्या लिखा कि सविराम की जगह अगर ऐसे लिख दिया अविराम, तो हमारा ध्यान पेपर में जाता ही नहीं है, और हम इस ए को तो छोड़ देते हैं और हमें ऐसा लगता है ये तो हमारी पढ़ी हुई चीज है। अविराम का मतलब होता है निरंतर या लगातार बाहर आते रहना। ये लगातार नहीं आएगा, ये कुछ समय के बाद में रुक जाता है फिर वापस आ सकता है, तो सविराम है न कि अविराम। अगला प्रश्न जो यहां से पूछा जाता है कि गेसर जो शब्द है वो आइसलैंड की किस भाषा से लिया गया है। एक प्रश्न आपका यह होगा, गेसिर से लिया गया। इसका अर्थ भी पूछा जा सकता है कि उछलते हुए जल का बाहर आना या फुआरा छोड़ने वाला जल। यानी सरल शब्दों के अंदर कहें कि जब ज्वालामुखी आ गया उसके बाद में जब उछलते हुए विराम सहित या फुआरों के रूप में जल बाहर आता है तो उसको हम कहते हैं गेसर, जो आइसलैंड की गेजिर से लिया गया है, यानी गेसिर शब्द से लिया गया। इसका जो उदाहरण है यह बहुत बार पूछा जाता है। जो शुरुआत के अंदर हमने एक उदाहरण लिखा है कि येलोस्टोन नेशनल पार्क के अंदर ओल्ड फेथफुल गीजर। प्रश्न आता है ओल्ड फेथफुल गीजर का संबंध है तो संयुक्त राज्य अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क से। बहुत बार पेपर के अंदर यह सवाल पूछा गया, गेजर से संबंधित जो सवाल है। यहां पे लिखा है एक बात और कि दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका में किसी प्रकार के गेजर के कोई उदाहरण नहीं देखे गए, ये भी पेपर के अंदर सवाल पूछे गए। तो गेजर से संबंधित आप 3 या 4 शब्द याद रखेंगे।
एक तो सविराम है और एक उछलते हुए जल बाहर आ रहा है। आइसलैंड की गेसिर भाषा से यह लिया गया है। और इसका उदाहरण देखेंगे तो संयुक्त राज्य अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क में ओल्ड फेथफुल गेजर इसका उदाहरण है। ये चार ही प्रश्न आपको यहां से याद रखने हैं। गर्म जल स्रोत जो हमने दूसरा यहां पे लिखा है, लेकिन गर्म जल स्रोत से संबंधित हमारा यहां पे वैसे कोई प्रश्न नहीं होगा, लेकिन ये थोड़ा सा इसलिए बता दिया कि गर्म जल स्रोत और गैसर दोनों अलग अलग बातें हैं। क्योंकि गर्म जल जो स्रोत है उसका संबंध पृथ्वी के आंतरिक भाग से है, या रेडियो एक्टिव तत्वों के कारण आप यूं कह सकते हो कि चट्टाने जो के संपर्क में जो गर्म जल हुआ और वो जल जब इस प्रकार से निरंतर बाहर निकलता रहता है तो उसको बोलते हैं गर्म जल। यानी गर्म जल का संबंध ज्वालामुखी क्रिया से नहीं है, गेसिर का संबंध ज्वालामुखी क्रिया से है। गर्म जल स्रोत है, वहां से निरंतर आपको गर्म पानी निकलता हुआ बाहर मिलेगा। अगर भारत के अंदर इस प्रकार का एग्जाम्पल अगर आप देखें तो हिमाचल प्रदेश के अंदर मणिकर्ण है। तो ये भारत के पेपर के अंदर कहीं आपके सामने हो सकता है कि गर्म जल स्रोत का उदाहरण भारत में कहाँ पे पाया जाता है, तो मणिकर्ण में। लेकिन यहाँ से ज्वालामुखी से टॉपिक से संबंधित मेरे विचार से हमारा इसके साथ में कोई विशेष प्रश्न नहीं बनेगा। ये दोनों के अंदर सिर्फ अंतर बताने के लिए कर दिया कि गर्म जल स्रोत में सविराम है, गैसर में सविराम है, और गर्म जल स्रोत में निरंतर है या अविराम है। ये लिखा है गर्म जल स्रोत का संबंध पृथ्वी के आंतरिक भाग से है और इसमें निरंतर या अविराम गर्म जल है वो बाहर निकलता रहता है। उदाहरण लिख दिया हमने मणिकर्ण। दूसरी जो ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित गौण जो उत्पाद के ऊपर बात करेंगे, धुआंरों से संबंधित या धूम्र छिद्र कह दीजिए, नाम से स्पष्ट है, यानी धुआं निकलता हुआ बाहर दिखाई दे रहा है। आप यहां पे ये देख रहे हो, ये देखिए धुआं सा निकल रहा है इस प्रकार से, ये देखिए धुआं निकल रहा है। यानी जब ज्वालामुखी आकर के शांत हुआ उसके बाद में वहां पर जो गर्म जल भी आ रहा था, तो उसके बारे में तो हमने बात कर ली, जिसको हमने गैसर कहा था। लेकिन यहां पर जब धुआं जैसा जो प्रतीत होता है उसको बोलते हैं धुआंरे, क्योंकि धुआं है इसलिए इसको नामकरण क्या कर दिया गया, धुआंरे। और प्रश्न ये भी आता है कि धुआंरे किस भाषा से लिया गया है, लैटिन भाषा के फ्यूमरोल से लिया गया, जिसका तात्पर्य ऐसे छिद्र से है जिसके सहारे गैस तथा वाष्प निकलती हैं। यानी गैस और वाष्प निकलेंगे और वो दिखने में कैसी होंगी, धुआं से दृश्य। तो बोले जी हमारा प्रश्न कैसा हो सकता है, आपका प्रश्न ये हो सकता है कि ज्वालामुखी के छिद्र के सहारे या ज्वालामुखी की समाप्ति के बाद में या ज्वालामुखी के गौण उत्पाद के रूप में जब एक छिद्र के सहारे गैस और वाष्प निकलती है तो उसे कहते हैं, तो गौण उत्पाद के रूप में जो गैस और वाष्प निकलती है तो उसे कहेंगे धुआंरे, यानी जो धुएं से दृश्य होती है उसको क्या कह देंगे, धुआंरे। ये बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है जो बार बार पेपर के अंदर पूछा जाता है कि ये संयुक्त राज्य अमेरिका का अलास्का है। यानी यहां पे आप ये देखोगे ये अलास्का क्षेत्र, इसकी बात कर रहे हैं। इस अलास्का की जो हमने बात की है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का जो ये हिस्सा है, यहां पर हमने बातें की कि अलास्का के अंदर 10,000 धुआंरों की घाटियां, यानी इस एरिया की बात करें, ये बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल है। कि 10,000 धुआंरों की घाटियां अलास्का के किस क्षेत्र से संबंधित, कटनई क्षेत्र से संबंधित। दो तरह के सवाल बनेंगे यहां से कि 10,000 धुआंरों की घाटियों का संबंध है, आपको सीधा अलास्का दे सकता है तो आप अलास्का कर देंगे, या अलास्का का कटनई क्षेत्र देता है तो हम कटनई क्षेत्र दे देंगे। आपसे ये भी पूछा जा सकता है अलास्का का कटनई क्षेत्र प्रसिद्ध है तो किसके लिए है, धुआंरों के लिए है।
या प्रश्न ये पूछेगा अलास्का के कटनई क्षेत्र के अंदर भी 10,000 धुआरों की घाटियां हैं, या बम्पास एल क्षेत्र है, या हवाईन टापू का धुआर है, तो कौन सा आएगा? 10,000 धुआरों की घाटियां। बहुत बार एग्जाम्पल पूछा गया। नीचे वाले दो जो एग्जाम्पल हमने लिखे हैं वो बहुत प्रसिद्ध नहीं है मेरे विचार से। अगर नए भी याद रहते हैं तो भी काम चलेगा, लेकिन इसको नहीं भूलना। ये इसलिए लिखवा दिए कि हो सकता है बाई चांस कहीं पेपर के अंदर इनसे संबंधित अगर दूसरे एग्जाम्पल, जैसे पेपर का जो ट्रेंड बदल रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर वो बात करे, तो दो एग्जाम्पल हम और याद रख लेंगे। एक यूएसए के अंदर यानी कैलिफोर्निया में है बम्पास हिल क्षेत्र, और दूसरा एग्जाम्पल याद रख लेंगे कि न्यूजीलैंड के अंदर है हवाईन टापू। यानी आप यूं कह सकते हो यहां आपका ये न्यूजीलैंड हो गया, और संयुक्त राज्य अमेरिका का ये जो कैलिफोर्निया है इनकी बात कर ली। तो कैलिफोर्निया के अंदर तो आपने बता दिया बम्पास हेल क्षेत्र, और इसी प्रकार से न्यूजीलैंड के अंदर आपने कर दिया हवाईन टापू का धुआं। तो तीनों शब्द याद रह जाएं तो बेहतर है, न रहे तो भी कम से कम एक जरूर याद रखना है कि 10,000 धुआरों की घाटियां अलास्का के कटनई क्षेत्र से। धुआरे मतलब धुएं, जैसे जब गैस और जलवाष्प जो होती है वो बाहर निकलती है। आगे इसमें हम देखेंगे सोल्फ तारा, यानी जब धुआरे में गंधक या सल्फर की मात्रा अधिक होती है तो उसे ही हम क्या कह देते हैं? सोलह तारा। प्रश्न आपका यह आएगा कि धुआरों में जब गंधक की मात्रा या सल्फर की मात्रा अधिक होती है तो उसे कहते हैं, तो आपका उत्तर होगा सोलह तारा। यानी एक एक प्रश्न बनते हैं यहां से, किसी से एक किसी से दो, और उदाहरण दे दिया नेपल्स नगर इटली का। यहां पे नोट लगा करके मैंने एक अन्य तथ्य डाला है जो पेपर के अंदर कई बार साधारण तौर पे, क्योंकि अभी आप बात कर रहे हो कि धुआरों के अंदर यानी इसका मतलब सल्फर की मात्रा भी निकलती है इससे। यहां लिखा है कि ज्वालामुखी चट्टानों में पाए जाने वाला प्रमुख जो खनिज है वो कौन सा है? सल्फर है। तो ये एक डाटाबेस, अच्छा, ये एक डाटाबेस अलग से प्रश्न हो गया। तो यहां पे गौण उत्पाद से संबंधित हमारे कोई लंबे चौड़े प्रश्न नहीं बनते हैं, सिर्फ 4 या 5 सवाल थे, जिनको मैं एक बार वापस से आपको बता देता हूं कि गेजर के अंदर आपने बात की कि सैविराम गर्म जल का स्रोत है, और गेसिर आइसलैंड की गेसिर भाषा से लिया गया है, और इसका उदाहरण आप याद रखना येलोस्टोन नेशनल पार्क के अंदर ओल्ड फेथफुल गीजर। इसी प्रकार से दूसरा जो अभी हमने बात की कि धुआं या धूम छिद्र, जब गैस तथा जलवाष्प, जो गैस और वाष्प जब धुओं के रूप में बाहर निकलती है तो उसके धुआरे कहते हैं, और धुआरे का जो प्रसिद्ध उदाहरण है वो 10,000 धुआरों की घाटियां अलास्का के कटनई क्षेत्र में। और तीसरी जो हम बात करेंगे कि जब उसमें धुआरों में जब गंधक की मात्रा अधिक होती है तो उसको सोलह तारा कहते हैं। ये 4 बिंदु आपको यहाँ पे याद रखने हैं। अब इस टॉपिक में आगे जो अपने देखेंगे वो ज्वालामुखी के विश्व वितरण से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं कई बार। ज्वालामुखी और भूकंप का विश्व वितरण एक जैसा ही है, चाहे वो ज्वालामुखी का विश्व वितरण पूछे चाहे वो भूकंप का विश्व वितरण पूछे। हम यहाँ पर ये देखेंगे कि किस किस प्रकार के प्रश्न इस जगह से पूछे जा सकते हैं। बहुत साधारण से प्रश्न पूछे जाते हैं, और यहाँ जो अभी तक जो प्रश्न पूछे गए हैं उसके अकॉर्डिंग भी मैं बात करूँगा आपके सामने कि ज्वालामुखी का जो विश्व वितरण है उसके अंदर एक तो हम ये देखेंगे जो प्रशांत महासागर, यहाँ पे ये आपका प्रशांत महासागर का हिस्सा आ गया, और इस साइड के अंदर भी आप यहाँ पे देखेंगे तो ये भी प्रशांत महासागर का हिस्सा है। तो इसलिए एक तो ये श्रृंखला आ गई जो प्रशांत महासागर के चारों ओर है, यानी विश्व के सबसे अधिक ज्वालामुखी, या यूं कहें कि विश्व के 2/3 जो ज्वालामुखी हैं वो इसी एरिया से संबंधित हैं, जिसको हम कहते हैं परिप्रशांत मेखला। प्रशांत मेखला, या जिसको रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं, यानी प्रशांत महासागर के चारों ओर इस प्रकार से यहां से भी होगी और इस साइड से भी होगी, ये दोनों एक साथ में मिल जाएंगे तो परिप्रशांत मेखला हो गई एक तो। और दूसरे जिसके ऊपर हम
आगे इनमें डिटेल में बात करेंगे। दूसरी, मध्य अटलांटिक कटक वाला ये जो हिस्सा है, इसके सारे ज्वालामुखी आते हैं, जिसको आपने कह दिया मध्य अटलांटिक कटक। और तीसरा जिसको हम बात करेंगे, मध्य महाद्वीपीय पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी। और चौथी जो यहां पे जो बात की गई है, अफ्रीका की भ्रंश घाटी वाला जो क्षेत्र है, उसमें अफ्रीका का महान भ्रंश घाटी का जो क्षेत्र है, भ्रंश घाटी क्षेत्र। अब यही ज्वालामुखी, इसी एरिया के अंदर ज्वालामुखी आते हैं, इसी एरिया के अंदर भूकंप आते हैं। हम कहेंगे कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी या भूकंप क्यों आते हैं, क्योंकि एक अलग से भूआकृतिक विज्ञान के अंदर एक टॉपिक है जिसमें बातें की गई है प्लेट, यानी जो दर्द भूखंड होते हैं उनको प्लेटें कहते हैं। प्लेटों के जो 3 प्रकार के जो किनारे होते हैं उनका अध्ययन महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अधिकांश जो विवर्तनिक घटनाएं होती हैं वो प्लेटों के किनारों के सहारे होती हैं। अब या तो प्लेटों के किनारे परस्पर इस प्रकार से टकराएंगे, यानी दो, मैं ये कह सकता हूं कि आपने कह दिया कि ये 2 प्लेट हैं, या तो ये एक दूसरे के आमने सामने इस प्रकार से टकराती हैं, या ये 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं। जब दूर जाती हैं तो उसको अपसारी प्लेट कहते हैं, और जब पास आती हैं तो उसको अभिसारी प्लेट कहते हैं। अभिसारी प्लेटों को विनाशात्मक भी कहते हैं। अगर सीधी भाषा में कहानी, 2 जना अगर सिर भिड़ावे तो विनाश होगा वो, यानी फुटे वो। तो यहाँ पर भी जब 2 प्लेटें परस्पर टकराती हैं तो उनको अभिसारी या विनाशात्मक कहेंगे। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये प्रशांत महासागर है, तो ये प्रशांत प्लेट हो गई, और इस साइड के अंदर ये अमेरिकन प्लेट हो गई। तो अमेरिकन प्लेट पश्चिम की तरफ, और प्रशांत प्लेट का जो हिस्सा ये है वो पूर्व की तरफ, और ये दोनों एक दूसरे से टकराती हैं। इसलिए यहाँ पे आप देखोगे कि बीच के अंदर ये उत्तरी अमेरिका के अंदर ये रॉकीज आ गई, दक्षिणी अमेरिका के अंदर हम यहाँ पे देखेंगे तो एंडीज आ गई। तो 2 प्लेटों के टकराने के कारण वहां पर ज्वालामुखी भी आते हैं और वहां पर भूकंप भी आते हैं। इसी प्रकार से मध्य अटलांटिक, जो प्रश्न ये भी होगा कि मध्य अटलांटिक कटक के सहारे जो ज्वालामुखी या भूकंप आते हैं वो किस प्रकार की प्लेटों के सहारे आते हैं। तो यहां पर ये प्लेट, इधर अटलांटिक का आधा हिस्सा पूर्व की तरफ जा रहा है, ये अटलांटिक का हिस्सा पश्चिम की तरफ जा रहा है। इसका मतलब यहां प्लेटों का अपसरण हो रहा है, और अपसरण होने के कारण एक दूसरे से दूर गई। नीचे का गर्म तप्त मैग्मा जो धरातल के जो समुद्र के अंदर बाहर आया और एक कटक के रूप में जमा हो गया, जिसको हमने कह दिया मध्य अटलांटिक कटक, और इसके साथ में ज्वालामुखी हो गई। तीसरी जो मध्य महाद्वीपीय पेटी की बात करें, मध्य महाद्वीपीय पेटी के अंदर भी 2 प्रकार की, इधर से आप देख रहे हो ये यूरेशियन खंड आ गया, ये प्रायद्वीपीय खंड आ गया। जो यहाँ पे बीच के अंदर अगर भारत का जो हिमालय क्षेत्र है उसकी हम बात करते हैं, आगे जाकर के इधर पश्चिम की तरफ आ गया। तो ये यहाँ पर दोनों महाद्वीपीय जो प्लेटें होती हैं वो एक दूसरे के साथ में अभिसरित हो रहे हैं, इसलिए इस एरिया के अंदर ज्वालामुखी हो रहे, भूकंप आते हैं। नेक्स्ट जो हमने देखा कि अफ्रीका की भ्रंश घाटी के अंदर, तो चौथा एरिया यह भी है कि यहाँ पर ये भ्रंश घाटी है वो एक दूसरे से ये एरिया दूर जा रहे हैं तो खुल रही है। तो ये तो हमने कह दिया कि कुछ मुख्य जो क्षेत्र थे उनको हमने डिफाइन कर दिया कि यहाँ या ये विश्व के अंदर इस प्रकार से ज्वालामुखी का एक साधारण सी बात की। नेक्स्ट इसके अंदर आगे जो हम देखना चाहेंगे, एक एक के ऊपर डिटेल पे बात करूंगा मैं, कि परिप्रशांत जो मेखला है इससे संबंधित हमारे सामने कैसे परिप्रशांत मेखला कह दीजिए, या इसी को अग्निवलय या रिंग ऑफ फायर। प्रश्न आता है विश्व के सर्वाधिक ज्वालामुखी कहाँ पे आते हैं, तो रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में। फायर का मतलब हो गया आग, रिंग का मतलब हो गया अंगूठी की तरह, यानी अग्निवलय कह दीजिए, या अंग्रेजी के अंदर जिसको रिंग ऑफ फायर कह दीजिए। यानी मैं एक आपको स्लाइड और दिखाता हूं, इसमें आप देखना, ये देखो इस साइड के अंदर, क्योंकि पहले जो हमने पिक्चर देखी थी उसके अंदर तो अमेरिका आपको यहाँ पे दिख रहा था और एशिया इस साइड के अंदर एक दूसरे से दूर लग रहे थे। लेकिन जब ग्लोब के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो अमेरिका और एशिया एक दूसरे के पास पास में है, जो इस स्लाइड से आपको बिल्कुल ठीक दिखेगा कि ये देखो कि यहाँ पर ये एशिया वाला हिस्सा आ गया, और इस साइड के अंदर आपने देखा ये अमेरिका का हिस्सा आ गया। अब यहाँ पर ये सारा का सारा प्रशांत महासागर के चारों ओर है, इसलिए इसको बोल दिया
प्री प्रशांत मेखला यानी प्रशांत महासागर के चारों ओर, और ये देखने के अंदर एक रिंग की भांति दिखाई दे रही है, अंगूठी की भांति दिखाई दे रही है, इसलिए इसको, और साथ में क्योंकि मुख्यतः इस एरिया के अंदर सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं तो निरंतर उद्गार होता रहता है, तो आग जलती हुई हमें दिखाई देती है, इसलिए इसको अग्नि वल्य या अग्नि मेखला के नाम से पुकारते हैं या अंग्रेजी में रिंग ऑफ फायर कहते हैं। अभी इससे संबंधित क्या क्या सवाल आपसे पूछे जाते हैं कि विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी, जो आपने क्षेत्र की बात की थी मध्य अटलांटिक, यानी ये किया था प्री प्रशांत मेखला, मध्य अटलांटिक कटक, मध्य महाद्वीपीय, तो आपके सामने ऑप्शन के तौर पे आएंगे कि विश्व में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी किस एरिया में आते हैं, तो आप बताएंगे प्री प्रशांत मेखला। चाहे ज्वालामुखी पूछे चाहे भूकंप पूछे, दोनों का उत्तर एक ही होगा। कई बार वहां आपके सामने ऐसे आएंगे, प्री प्रशांत मेखला में अगला जो प्रश्न बनाया जा सकता है कि प्री प्रशांत मेखला में विश्व के कितने प्रतिशत लगभग ज्वालामुखी आते हैं, आपको इस प्रकार से देगा 1/3, 1/4, 2/3। तो पेपर के अंदर कई बार हमें ये होता है कि भी 1/3, 2/3 हमने तो ऐसे किए नहीं या भूल गए, तो लगभग 2/3 या 66% या 65% ज्वालामुखी और भूकंप इस एरिया के अंदर आते हैं प्री प्रशांत मेखला से संबंधित। यहां पर अगला जो आपके सामने प्रश्न ये भी हो सकता है कि यहां क्या हो रहा है, प्लेटों का अभिसरण हो रहा है कि प्री प्रशांत मेखला के जो ज्वालामुखी आते हैं वो अपसारी प्लेटों के सारे आते हैं या अभिसारी प्लेटों के सारे। तो इधर आप देख रहे हो कि ये प्रशांत प्लेट है, ये अमेरिकन प्लेट है, ये भी प्रशांत प्लेट है और ये भी अमेरिकन प्लेट है, ये एक दूसरे के साथ में टकरा रही है, और टकराने के कारण आपने यहां पे देखा कि ये रॉकीज इस साइड के अंदर, ये एंडीज होगी, तो अभिसारी प्लेटों के सहारे आते हैं। प्री प्रशांत मेखला के जो ज्वालामुखी हैं वो कैसी प्लेटों के सहारे, अभिसारी प्लेटों के सहारे आएंगे। दूसरा प्रश्न आपका यहां से ही होगा। अगला जो प्रश्न आता है, कई बार इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि प्री प्रशांत मेखला से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से ज्वालामुखी संबंधित नहीं है या है। वो आपको देगा कि रॉकीज के ज्वालामुखी, एंडीज के ज्वालामुखी, इसका मतलब संबंधित है। एलिशियन जो क्षेत्र है वहां पर जो ज्वालामुखी आते हैं वो भी इसी से संबंधित है। क्यूराइल जो क्षेत्र होगा वहां पर जो ज्वालामुखी आते हैं वो भी इसी से संबंधित है। जापान में जो ज्वालामुखी आते हैं वो भी इसी से संबंधित है। मेरियाना ट्रेंच या मिडानाओ ट्रेंच के आसपास जो ज्वालामुखी आते हैं वो भी इसी से संबंधित है। चैलेंजर जो गर्त की बात करें उसके इर्द गिर्द आएंगे वो भी इसी से संबंधित हैं। और इधर नीचे आप देखोगे कि न्यूजीलैंड के जो ज्वालामुखी हैं वो भी इसी से संबंधित हैं। यानी पीछे की मैं स्लाइड में अगर आपको बताऊं तो इस प्रकार के सवाल हो गए कि विश्व के 2/3 ज्वालामुखी, एक डाटा तो आपको ये याद रखना है, विश्व के 2/3 ज्वालामुखी इसी क्षेत्र में आते हैं। विश्व के सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी भी इसी क्षेत्र के अंदर आते हैं, यानी प्री प्रशांत मेखला के अंदर। और तीसरी जो हमने बात याद रखनी है वो आपको ये याद रखनी है कि प्लेटों के अभिसरण के कारण, और अभिसरण हो रहा है वहां हमने कहा था कि प्लेटों का क्या होगा, विनाश। तो आपके सामने ये भी आ सकता है कि विनाशात्मक किनारों के सहारे आते हैं। यानी 4 प्रश्न आपके ये हो गए। इसके जो प्रमुख भाग है, प्रश्न ये इस प्रकार से पूछा था जो अभी हमने देखा था कि रॉकीज की बात करें, चाहे एंडीज की बात करें, चाहे एलिशियन द्वीप की बात करें, चाहे मिंडानाओ गर्त और द्वीप क्षेत्र की बात करें, चाहे जापान द्वीप की बात करें, फिलीपींस और न्यूजीलैंड, प्रश्न आएगा कि निम्नलिखित में से प्री प्रशांत मेखला से संबंधित भाग नहीं है, उसने ये दिया। तो उसने 4 नाम आपको दिए, रॉकीज पर्वत, एंडीज पर्वत, एलिशियन द्वीप, ओजोर्स द्वीप, क्योंकि ओजोर्स जो द्वीप होगा वो अटलांटिक महासागर में है, तो इसका मतलब ओजोर्स द्वीप का जो एरिया के अंदर जो ज्वालामुखी आएंगे वो प्री प्रशांत मेखला से संबंधित नहीं होंगे। यहां से भी आजकल बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं। तो ये 4 प्रकार के सवाल इस जगह से हमारे सामने पेपर में देखने को मिलते हैं। तो मेरे विचार से प्री प्रशांत मेखला के बारे में हम समझ गए होंगे। अगले जिसके ऊपर बात करेंगे कि मध्य महाद्वीपीय पेटी। मध्य महाद्वीपीय पेटी के अंदर अगर बात की जाए तो ये थोड़ा सा हाँ है, हाँ भाई, ये यहाँ पर इस प्रकार से आप ये देखेंगे कि थोड़ा सा पिक्चर साफ नहीं है कि अफ्रीका वाला हिस्सा आ गया, और यहाँ ये हम देखेंगे कि ये यूरोप का हिस्सा आ गया इस साइड के अंदर। और यहाँ पे
ये दक्षिणी अमेरिका वाला हिस्सा आ गया, और इस साइड के अंदर ये आपका उत्तरी अमेरिका का जो हिस्सा है आ गया। बीच में यहां पर हमने अभी बात की थी कि मध्य अटलांटिक कटक, यानी इस प्रकार से एस आकृति के अंदर, क्योंकि अटलांटिक महासागर के जो बीच की जो संरचना है वो एस आकृति के। यहां आप देख रहे हैं कि दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, ये भाग इधर जा रहा है, ये भाग इधर जा रहा है। तो इस मध्य अटलांटिक कटक के सहारे, मध्य अटलांटिक कटक, चाहे ज्वालामुखी पूछे चाहे भूकंप पूछे, तो इसका मतलब मध्य अटलांटिक कटक के सहारे जो भूकंप हुए, ज्वालामुखी आते हैं, वो इसी एरिया से संबंधित होंगे। अब एजोर्स द्वीप का पूछे तो यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे अगर आइसलैंड से संबंधित अगर बात करें तो उन ज्वालामुखी का संबंध भी इसी से होगा। या नीचे की तरफ आप अंटार्कटिका की तरफ जाते हो तो भी उन ज्वालामुखी का संबंध किससे है? मध्य अटलांटिक कटक। तो मध्य अटलांटिक कटक के अंदर आपको ज्यादा नहीं याद रखना, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि यहाँ प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, अपसरित हो रही हैं, या अपसारी प्लेटों को ही रचनात्मक प्लेटें कहते हैं। तो उसके सहारे नीचे से गर्म तप्त जो मैग्मा था वो सतह के ऊपर आकर के यहाँ जमा हुआ और एक मध्य अटलांटिक कटक जो निर्मित हो गई। इस एरिया के अंदर जितने भी ज्वालामुखी आते हैं उनको हमने कह दिया मध्य अटलांटिक कटक से संबंधित हो गई। आपके सामने ऐसे देगा कि निम्नलिखित में से कौन से ज्वालामुखी हैं जिनका संबंध मध्य अटलांटिक कटक से नहीं है। जैसे उसने दिया, अच्छा सॉरी, यहाँ पे मध्य महाद्वीपीय पेटी का है आगे, हाँ मध्य अटलांटिक पेटी यहाँ पे लिखा है। तो मध्य अटलांटिक पेटी के अंदर आप बात करेंगे तो यहाँ पे प्लेटें हैं वो अपसारित हो रही हैं, प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, इसलिए उनको रचनात्मक प्लेटें भी कहते हैं। आइसलैंड के ज्वालामुखी पूछे, चाहे एजोर्स द्वीप के पूछे, चाहे अंटार्कटिका के ज्वालामुखी पूछे, ये तो हो गए मध्य अटलांटिक कटक से। यानी हमने कहा था कि निम्नलिखित में से कौन से ज्वालामुखी का संबंध मध्य अटलांटिक कटक से नहीं है। उसने दिया यहाँ पे आइसलैंड के दे रखे हैं, फिर उसने दे दिया आपको अंटार्कटिका का दे दिया, एजोर्स द्वीप का दे दिया, और उन्होंने दे दिया कि जापान के ज्वालामुखी। इसका मतलब जापान का जो संबंध था वो प्रशांत महासागर से संबंधित था, न कि अटलांटिक महासागर से संबंधित था, ऐसा सवाल आएंगे। और मध्य अटलांटिक कटक के ज्वालामुखी आते हैं अपसारी प्लेटों के सारे। नेक्स्ट जिसका तीसरे की हमने बात करेंगे, यहाँ इसको हम 3 नंबर के ऊपर पढ़ रहे हैं कि मध्य महाद्वीपीय पेटी की बात करेंगे। मध्य महाद्वीपीय पेटी का मतलब हो गया कि इस एरिया की हम बात कर रहे हैं, यानी यहां पर ये जो एरिया था, इसका मतलब भारत के भूकंप और ज्वालामुखी का संबंध है मध्य महाद्वीपीय पेटी से। यहां पे अगर इटली के ज्वालामुखी की बात करें, चाहे ईरान के ज्वालामुखी की बात करें, वो सारे के सारे आपके मध्य महाद्वीपीय पेटी से संबंधित होंगे। यहां पर आप यूं कह सकते हो कि जो ज्वालामुखी और भूकंप आते हैं वो अभिसारी प्लेटों के सहारे आते हैं। लेकिन आप ये देखेंगे कि जो तिब्बत वाला जो एरिया है या हिमालय वाला जो एरिया है, वहां पर भूकंप तो आते हैं लेकिन ज्वालामुखी नहीं आते, क्योंकि यहाँ पे प्लेटें ज्यादा मोटी, और ज्यादा मोटी होने के कारण गर्म जब तक पदार्थ था वो बाहर नहीं आ पाता, इसलिए इस एरिया के अंदर हमारे ज्वालामुखी नहीं आ पाते। हिमालय क्षेत्र के अंदर या तिब्बत वाला जो एरिया होता है वहां पे भूकंप तो आते हैं। अब आपसे कोई पूछे कि जैसे स्ट्राम्बोली था इटली का, उसकी बात कर लें, या पोपा म्यांमार का जो था उसकी बात करें, या फिर आपके ईरान के कोय सुल्तान और देवबंद की बात कर लें, या भारत के बैरन की बात करें, नारकोंडम की बात करें, प्रश्न पूछेगा कि इन ज्वालामुखियों का संबंध है प्री प्रशांत मेखला से, मध्य अटलांटिक कटक से, मध्य महाद्वीपीय पेटी से। तो हमारा उत्तर हो जाएगा मध्य महाद्वीपीय पेटी से। और मध्य महाद्वीपीय पेटी के जो ज्वालामुखी हैं वो अभिसारी प्लेटों के सहारे आते हैं। मध्य महाद्वीपीय पेटी के अंदर प्लेटों का अभिसरण, एक बात तो ये याद रखनी है, अभिसरण होगा वहां पे विनाशात्मक होंगी। लिख दिया भारत के ज्वालामुखी व भूकंप इसी पेटी से संबंधित है, यानी मध्य महाद्वीपीय पेटी से। प्रमुख ज्वालामुखी कुछ एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिख दिया, बाकी इस एरिया से संबंधित चाहे वो ईरान के हैं, चाहे वो भारत के हैं, चाहे वो इटली के हैं, वो सारे के सारे ज्वालामुखी इसी मध्य महाद्वीपीय पेटी से। यहाँ पे हमने 3-4 एग्जाम्पल लिखे हैं, जैसे स्ट्राम्बोली लिख दिया, विसुवियस लिख दिया, माउंट एटना जो इटली के थे।
इसका मतलब इटली के ज्वालामुखी का संबंध इसी से है। ईरान के ज्वालामुखी, चाहे पोपा की बात, चाहे कुए सुल्तान की बात करें, चाहे देवबंद की बात करें, वो सारे के सारे हमने ईरान के ज्वालामुखी। बेरन की बात करें, नारकोंडम की बात करें, ये भारत के ज्वालामुखी हो गए, यानी उनका संबंध है मध्य महाद्वीपीय पेटी से। तो यहाँ से आजकल बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं, चाहे वो प्री प्रशांत मेखला के संबंध में हो और चाहे वो मध्य महाद्वीपीय पेटी या मध्य अटलांटिक कटक, यानी निम्नलिखित में से किसका संबंध इस क्षेत्र से है या नहीं है। आगे यहां नोट लगा के एक बात लिखिए कि एशिया का मीडियन मास या मध्य पिंड या तिब्बत का पठार, कोई भी दे दे, ज्वालामुखी से रहित है। और नीचे दे दिया क्योंकि ये पठार की मोटाई अत्यधिक है। यहां से कथन कारण का आपके सामने प्रश्न हो सकता है। कथन कारण के प्रश्न इतने मुश्किल नहीं होते हैं जितने हम बना लेते हैं उनको, कि कथन कारण का प्रश्न इस जगह से कैसा बनाया जा सकता है। कि उसने दिया है कि कथन में कि एशिया का मीडियन मास, या उसने दिया कि तिब्बत के पठार के अंदर ज्वालामुखी से रहित है। सहित नहीं है, सहित का मतलब तो वहां पे ज्वालामुखी आ रहे हैं, रहित का मतलब उस एरिया के अंदर ज्वालामुखी नहीं आ रहे। ये लिखा कि तिब्बत के पठार या एशिया के मीडियन मास ज्वालामुखी से रहित है, ये तो उसने लिखा कथन। और फिर उसके बाद में कारण, कारण के अंदर यहां पर अगर आप बात करते हो तो आपने यहां पे लिखा कि तिब्बत के पठार की मोटाई या एशिया के मीडियन मास की मोटाई अत्यधिक है। इसका मतलब आपका कथन भी ठीक है, कारण भी ठीक है, और उन दोनों की व्याख्या भी हो रही है, ऐसा हो सकता है। जरूरी नहीं है कि कथन और कारण दोनों सदैव एक दूसरे की व्याख्या करें या एक दूसरे से संबंधित हों। दोनों कारण के अंदर अलग भी लिखा हो सकता है, लेकिन यहां पे आपने देखा कि कथन और कारण दोनों सही हैं और उसकी व्याख्या भी कर रहे हैं। एक बात और थोड़ी सी ध्यान में रखने वाली है कथन कारण से संबंधित, जब आप प्रश्न करते हो तो पहले जो कथन कारण का जो प्रश्न होते थे उसमें ए ऑप्शन में जनरली ये दिया जाता था कि भाई कथन भी ठीक है, कारण भी ठीक है और उसकी व्याख्या सहित है। लेकिन अब पेपरों के अंदर कई जगह ये जो हम ए वाली बात कर रहे हैं वो बी के अंदर लिख देते हैं, और ए में जनरली ये लिखा जाता है कथन और कारण दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा, और हम जल्दबाजी के अंदर गलती कर जाते हैं। जैसे यही सवाल आया और आपको ये लगा कि हाँ ये तो ठीक है, सर ने भी बताया था, मेरे को पहले से भी आ रहा है कि भाई कथन भी ठीक है, कारण भी ठीक है, उसकी व्याख्या हो रही है। लेकिन जनरली जो आप प्रश्न जब एक्सरसाइज करोगे तो आपको ये मिलेगा कि वो ए ऑप्शन के अंदर, लेकिन बदलाव के तौर पे बी, इसलिए वहां पे उत्तर भी पढ़ लेने हैं कि वो ए ऑप्शन में दे रहा है या बी ऑप्शन में दे रहा है। ये थोड़ी सी हमें पेपर करते समय सावधानियां रखनी, क्योंकि कई बार चीजें तो हमें आती हैं लेकिन उनको वहां पे प्रेजेंट नहीं कर पाते, वहां पे प्रेजेंट नहीं कर पाते तो आउटपुट नहीं आएगा। तो यहां पर ये कथन और कारण से संबंधित आपका सवाल हो गया। नेक्स्ट इसके ऊपर अगर हम बात करें तो अंतरा प्लेट ज्वालामुखी, यानी अफ्रीका की भ्रंश घाटी के जो ज्वालामुखी हैं, यानी इस एरिया की कह दिया, या अफ्रीका की महान जो भ्रंश घाटी वाला जो एरिया था, इस एरिया की बात कर रहे हैं। यहां पर जो ज्वालामुखी और भूकंप आते हैं वो उनको हमने कह दिया कि वो अफ्रीका की अंतरा प्लेट से संबंधित है। इसके संबंध में कोई विशेष सवाल हमारा नहीं बनेगा। अब आगे जनरल सी बात एक और की गई है इस टॉपिक के अंदर। वो जनरल बात है इस प्रकार से कर रखी है कि कई बार आपके सामने, अभी मैंने कहा था कि प्लेटें, प्लेट किसको बोलते हैं, एक तो खाना पीना रही होगी, प्लेट की बात कौन करे। प्लेट की मतलब बात कर रहे हैं कि दृढ़ भूखंडों को प्लेट कहते हैं, जिसके अंदर आप यूं कह सकते हो क्रस्ट और अपर मेंटल का पार्ट आता है, लगभग 100 किलोमीटर मोटी होती है, उन प्लेटों की बात करते हैं। तो यहां पर जो प्लेटें होती हैं उनके अंदर मूवमेंट होता रहता है, यानी वो या तो एक दूसरे के पास में आ रही है या एक दूसरे के दूर जा रही है। तो प्लेटों को हम 3 भागों में बांटेंगे, जब आप प्लेट विवर्तन वाला टॉपिक पढ़ेंगे वहां पे देखेंगे। तो एक होती है अभिसारी प्लेट, और दूसरी होती है अपसारी, और तीसरी होती है संरक्षी। तो अभिसारी के अंदर दो प्लेटें एक दूसरे के आमने सामने आकर के टकराती हैं, यानी आप यूं कह सकते हो कि विश्व के जो 80% ज्वालामुखी जो हैं वो अभिसारी प्लेटों के सहारे ही आते हैं। यहां पे हमने ये लिखा है कि आपके सामने ये आएगा कि मुख्यतः ज्वालामुखी और भूकंप किन प्लेटों के सहारे आते हैं, अभिसारी, अपसारी या संरक्षी। तो किसके सहारे आएंगे, यहां पे लिखा है कि विश्व के 80% ज्वालामुखी, या आप यूं कह सकते हो लगभग 3/4 जो ज्वालामुखी होते हैं वो अभिसारी प्लेटों के सहारे आ रहे थे। क्योंकि हमने पीछे भी देखा था
जब आपने ये देखा, ये देखो यहां पे दिखाया मध्यम हादीपीय पेटी, यानी जिसके अंदर भारत के इस क्षेत्र के अंदर देखा, यहां पर भी अभिसरण हो रहा है जो मध्यम हादीपीय पेटी वाला था। ये ज्वालामुखी और भूकंपी अभिसरण से संबंधित है। और प्री प्रशांत मेखला के अंदर जो आपने देखे थे, इसका मतलब वो ज्वालामुखी भी अभिसारी प्लेटों के। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि भी विश्व के अधिकांश ज्वालामुखी या 80% जो ज्वालामुखी हैं वो आपके विनाशात्मक प्लेटों के सहारे या अपसारी प्लेटों के सहारे, ये प्रश्न पूछा जाता है। और लगभग 15% ज्वालामुखी रचनात्मक प्लेटें कह दीजिए या अपसारी। रचनात्मक में क्या होता है, दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है। जी हाँ, अभिसारी को तुम्हें एग्जाम्पल बताया करिए, क्योंकि जब दो पड़ोसी एक दूसरे का मुंह काट देनी तो आप श्री गमा बिड़जा, और बिड़जा तो बांगो सिर फूटा है, और सिर फूटा को तो विनाश होगा। और दूसरी अपसारी के अंदर यह होता है कि दो भाई है, दोनों का प्लाट प्लाट बराबर है, बोले बीच में अपन थोड़ी जगह छोड़ लें, टाबर खेल लेंगे, मतलब नई पारक पूरक लगा लियो। यहां पर दो प्लेटें एक दूसरे से दूर थी। तीसरा जो संरक्षी की बात करते हैं, वो नए तो एक दूसरे की तरफ टकरा रहे हैं, नए एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, वो इस प्रकार से पैरेलल मूवमेंट करते हैं, तो उसको बोलते हैं संरक्षी प्लेट, जहां नए तो प्लेटों का विनाश होता है और नए ही नई रचना का निर्माण होता है। तो यहाँ पे हमने जो बात की है कि भी 15% जो ज्वालामुखी हैं वो रचनात्मक प्लेटों के सहारे आते हैं। तो दो ही प्रश्न यहाँ पे बनते हैं। ये आगे जो बात लिखी है ऊपर वाली से संबंधित है कि नोट लगा के ज्वालामुखी गतिविधियों और प्लेटों के किनारों के बीच में घनिष्ठ सह संबंध है। तो बिल्कुल पाया जाता है, क्योंकि ज्वालामुखी की अगर गतिविधियों की बात करें और प्लेटों के किनारों की बात करें तो उनमें घनिष्ठ रूप से संबंधित है। विश्व के अधिकांश ज्वालामुखी आपने देखा अभिसारी प्लेटों के सहारे ही आ रहे हैं, जो 80% आप बात करके आए थे। इसका मतलब यहां पर यह बात है। ठीक है, एक अन्य तथ्य जो बार बार पूछ लिया जाता है, जिसके ऊपर हम कोई विस्तृत में बात नहीं करेंगे, सिर्फ डाटाबेस ही यहाँ पे बात करेंगे। बहुत बार पूछा जाता है कि हॉटस्पॉट या जिसको हिंदी में गर्म स्थल की संकल्पना कहते हैं, तो किससे संबंधित है? मार्गन व टूजो विल्सन से संबंधित है। तो ये मैंने कोशिश की मेरी तरफ से ज्वालामुखी को समझाने के लिए। और आज की जो वीडियो के अंदर हमने जो बातें की थी उसको मैं संक्षिप्त रूप से आपके सामने वापस 2 मिनट में बताने का प्रयास करूंगा कि उनके अंदर हमें क्या क्या याद रख लेनी है। हमने जो आज की क्लास जो शुरू की थी उसमें यह किया कि सबसे पहले यानी ज्वालामुखी निर्मित जो स्थलाकृतियां होंगी, आप ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृतियों को दो भागों में बांटेंगे। एक तो ऊपर उठे जो बाहरी स्थलाकृतियां हैं और एक आंतरिक स्थलाकृतियां हैं, यानी सतह से बाहर की और सतह के अंदर की। जो सतह से बाहर की थी उनको आपने तीन भाग दे दिए, या तो वो शंकु के रूप में हो सकती है, या वो लावा गुबंद के रूप में हो सकती है, या वो लावा डाट के रूप में हो सकती है। जब आपने शंकु की बात की तो वहां आपको 4 या 5 शब्द याद रखने हैं। 4 या 5 जो शंकुओं की बात की थी उसमें एक तो ये हो गया कि ऐसा जब शुष्क पदार्थों का योगदान होगा उस शंकु को क्या कहते हैं, तो आपका उत्तर होगा सिंडर शंकु। मैं साथ साथ में आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं कि हमने बात की थी कि शुष्क पदार्थों का योगदान होगा तो उसको हमने कह दिया सिंडर शंकु। और सबसे विस्तृत आकार का जो शंकु अगर बनता है तो उसको बोलते हैं कंपोजिट शंकु, और उसका उदाहरण याद रखना है फ्यूजियामा जापान। आगे मैंने दो बताया था कि अम्लीय और जब बेसिक की बात करता है तो आप सिर्फ अम्लीय को याद रख लेना, और अम्लीय के अंदर सिलिका की मात्रा भी ज्यादा होती है, यानी सब कुछ उसमें ज्यादा है। आप यूं कह सकते हो सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है, गाढ़ेपन की मात्रा ज्यादा होती है, उसका गलनांक बिंदु ज्यादा होता है, और उनतोद्र वाला होता है, यानी पेट भी उसका ज्यादा है, उनतोद्र आकृति का होगा। तो इसका आपने एक एग्जाम्पल कर दिया, स्ट्राम्बोली की बात कर दी। और दूसरा पेठिक जो था उसमें एक एग्जाम्पल आप याद रख लेना हवाइन द्वीप से संबंधित। और फिर प्रपोषित शंकु के अंदर यानी शंकु के ऊपर और शंकु बन जाते हैं तो उसको प्रपोषित शंकु कहते हैं या गौण शंकु कहते हैं। उसका ये हमने बात कर ली कि कोटोपेक्सी जो एग्जाम्पल है वो आप याद रख लेना। लावा गुबंद से संबंधित हमारा कोई सवाल नहीं बनेगा। और जब हमने कहा था कि जो ज्वालामुखी का जो शंकु होता है उसकी गर्दन जो होती है उसके अंदर जब ब्रेशिया जमा, ब्रेशिया मतलब 3 कूंट वाले जो पत्थर होते हैं वो जमा हो जाते हैं तो उसको डायट्रेम बोलते हैं। एक सवाल तो ये याद रखना है। और डायट्रेम का प्रसिद्ध उदाहरण अगर आप देखेंगे तो यूएसए के जो सिप्रोक है वो याद रख लेंगे। फिर हम बात करेंगे नीचे दसे भागों में। नीचे दसे भागों में सिर्फ आपको दो शब्द याद रखने, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है कि नीचे दसे भागों के अंदर देखा कि ज्वालामुखी का जो मुख था
या ज्वालामुखी के शीर्ष के ऊपर उसका मुख था, वो नीचे धंसा हुआ भाग है, उसको हम बोलते हैं क्रेटर, जो कीप के आकार का है। और जब क्रेटर के अंदर विस्तृत विस्तार हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं काल्डेरा। और काल्डेरा का आपने उदाहरण याद रख लेना, एक लेक टोबा जो सुमात्रा द्वीप के अंदर है। फिर हमने ये तो बात कर ली थी कि बाहरी भाग के अंदर। आंतरिक भाग के अंदर जाएंगे तो आपको 5-6 शब्द याद रखने हैं कि मध्यवर्ती भाग के अंदर कह दीजिए, आंतरिक भाग में कह दीजिए। वहां पर क्या होगा कि मैग्मा अलग अलग स्ट्रक्चर के अंदर जमा हो जाएगा। जब वो आंतरिक भाग में विस्तृत गुंबद के रूप में होता है तो उसको हम बोलते हैं बैथोलिक, जो बार बार पेपरों के अंदर पूछा जाता है। अब एक गुंबद आपने और किया था, जो परतदार चट्टानों के बीच में जब गुंबद नुमा आकृति होती है उसको बोलते हैं लेकोलिथ। एक उसके बाद में हम कहेंगे फेकोलिथ, यानी फेंक दिया, जहां जमा होगा वहां हो जाएगा। अब जहां जमा का मतलब था कि वो या तो अपनति में होगा या अभिनति में होगा, उसको हम कहेंगे फेकोलिथ। एक हमने कहा कि लेपो वाला। लेपो का मतलब हो गया कटोरी नुमा या गर्त नुमा आकृति के अंदर जब मैग्मा जमा हो जाएगा उसको बोलते हैं लेपोलिथ। क्षैतिज रूप से अगर मैग्मा अगर जमा होता है उसको सिल बोल देंगे, और लंबवत रूप से होगा तो उसको डाइक बोल देंगे। तो ये 4-5 शब्द हमें यहाँ पे याद रखने हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो हमने बात की थी कि ज्वालामुखी के बाद में जो गौण उत्पाद के रूप में होते हैं, उसमें एक गैसर की बात करेंगे, एक धुआरे की बात करेंगे। तो गैसर हमने कहा था कि एक गर्म जल जो उछलता हुआ रुकते रुकते बाहर आता रहता है, उसको हम गैसर कहेंगे। इसका एक एग्जाम्पल आप याद रख लेना, येलोस्टोन नेशनल पार्क के अंदर ओल्ड फेथफुल कीचड़ ये। फिर उसके बाद में गैसर के बाद में जो धुआरों से संबंधित अगर बात करें, धुआरा मतलब जब गैस और वाष्प धुएं के रूप में जब बाहर निकलती हैं तो उसको हम कहते हैं धुआरे। और धुआरों का एक एग्जाम्पल आप याद रख लेना, और वो होगा 10,000 धुआरों की घाटियां कहां पे, अलास्का के कटनई क्षेत्र से संबंधित हो जाएंगी। और जब धुआरों के अंदर गंधक की मात्रा अधिक होती है तो उसको बोलते हैं सॉल्ट तारा। फिर हमने ज्वालामुखी के विश्व वितरण से संबंधित बात की। ज्वालामुखी के विश्व वितरण के अंदर आप ये ध्यान रखेंगे कि सबसे ज्यादा जो ज्वालामुखी आते हैं वो प्री प्रशांत मेखला के सहारे आते हैं। विश्व के 2/3 ज्वालामुखी इसी क्षेत्र से संबंधित आएंगे। यहाँ पे प्लेटों का अभिसरण हो रहा है, उसके कारण आते हैं। एक बात ये याद रखेंगे। अगली बात ये रखेंगे कि रॉकीज की बात करें, चाहे एंडीज की बात करें, चाहे जापान की बात करें, चाहे मिडोनाओ, मेरियाना, ये जो सारे थे, ये उदाहरण आपको याद रख लेने हैं, क्योंकि आप नक्शा देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग बात आ जाएगी। उन ज्वालामुखी का संबंध यानी प्री प्रशांत मेखला से है। मध्य अटलांटिक कटक के सहारे जो ज्वालामुखी आते हैं, इसका मतलब वहां पर प्लेटों का अपसरण हो रहा है। चाहे वो आइसलैंड के ज्वालामुखी हो, चाहे एजोरस द्वीप के हो, चाहे वो अंटार्कटिका के हो, उनका संबंध मध्य अटलांटिक कटक से है। फिर उसके बाद में हमने बात की कि मध्य महाद्वीपीय पेटी के सहारे यहाँ पर जो ज्वालामुखी आएंगे वो अभिसारी प्लेटों के सहारे आते हैं, जिसमें इटली के ज्वालामुखी भी होंगे, ईरान के भी होंगे, भारत के ज्वालामुखी होंगे। उनका संबंध आपका मध्य महाद्वीपीय पेटी से संबंधित होगा। यहाँ पर एक बात आपको जो विशेष ध्यान रखनी है कि तिब्बत का जो पठार है या एशिया का जो मध्य पिंड है, वहां पर ज्वालामुखी नहीं आते हैं, क्योंकि वहां पर प्लेटों की जो मोटाई है वो अधिक होती है, इसलिए इस एरिया के अंदर ज्वालामुखी नहीं आते हैं। फिर नेक्स्ट के अंदर हमने एक बात और की थी कि ज्वालामुखी और प्लेटों के अंदर क्या संबंध पाया जाता है। तो हमने कहा कि इनके अंदर घनिष्ठ से संबंध पाया जाता है, क्योंकि विश्व के अधिकांश जो ज्वालामुखी होते हैं वो अभिसारी प्लेटों के सहारे आते हैं। और 80% ज्वालामुखी हमने कहा था कि अभिसारी प्लेटों के सहारे आते हैं। आपने देखा था प्री प्रशांत मेखला की बात की और मध्य महाद्वीपीय पेटी की बात की, यहाँ पे प्लेटों का अभिसरण हो रहा है। और 15% के आसपास ज्वालामुखी है जो रचनात्मक प्लेटों के सहारे आते हैं। तो इस टॉपिक को मेरे विचार से समझ में आ गया होगा। और एक बात मैं आपको और कहना चाहूँगा कि जैसे ही आप वीडियो सुने उसके बाद में आप ये करना कि आपके पास जो भी अवेलेबल हो पुराने पेपर, किसी भी गाइड जो मार्केट के अंदर बहुत सारी आ रखी हैं, उनमें से आप एक बार ज्वालामुखी के प्रश्नों को करके जरूर देखें, ताकि आपकी एक समझ डेवलप होगी कि इस टॉपिक में से क्या क्या प्रश्न किस स्वरूप में, किस फॉर्मेट में पढ़े गए हैं। मेरे विचार से एक बार सुनने के बाद में जब आप कागज के ऊपर आप रिवीजन करते हो तो आपको भी हो सकता है, वीडियो हमने 2 वीडियो बनाई है तो वो 1-1 घंटे के हिसाब से देखें तो 2 घंटे की होगी, लेकिन हमने रिवीजन की अगर बात की, मैंने क्लास के शुरुआत में किया था 5-7 मिनट का वीडियो होगा, और अंत में अगर बात की है तो ये भी 5-7 मिनट का वीडियो होगा। तो आपको याद होने के बाद में 15 मिनट या 20 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे जब आप रिवीजन करेंगे। तो एक तो इसको बार बार आप रिवीजन करना जो भी टॉपिक हो, और एक आप पुराने प्रश्नों को उसके साथ में जरूर करना, ताकि आपकी समझ विकसित होगी और टॉपिक के प्रति आपका आत्मविश्वास होगा, और जो आप छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं उन गलतियों को भी आप दुरुस्त करेंगे। तो इसी के साथ में धन्यवाद।